नमस्कार बच्चों, इस YouTube चैनल पर राजेश सर आपका स्वागत करते हैं। आज अपन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के 6 चैप्टर में पढ़ेंगे क्षारीय मृदा सुधारकों हेतु विभिन्न मृदा सुधारक, यानी क्षारीय मृदा जो है उसको सुधारने के लिए हम कौन कौन से प्रकार के मृदा सुधारकों का प्रयोग करेंगे। तो विभिन्न प्रकार के ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिनको अगर क्षारीय मृदा में डाला जाए तो उसकी क्षारीयता कम हो जाती है, उन्हें ही मृदा सुधारक कहा जाता है। अब देखते हैं कौन कौन से मृदा सुधारक जो है वो काम में लिए जाते हैं। नंबर 1 इसमें है, सबसे पहला जो मृदा सुधारक लेते हैं अपन काम में वो होता है जिप्सम। इसका रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट और 2H2O, जिप्सम। दूसरा जो होता है वो होता है पाइराइट, FeS2। जो पाइराइट होता है इसका फॉर्मूला है FeS2। पाइराइट जो है वो दो प्रकार से काम में लिया जाता है। एक तो इसकी 20% मात्रा काम में ली जाती है, यानी 20% मात्रा काम आती है। दूसरे इसकी जो है वो 30% मात्रा भी ये काम आता है। तो ये जिप्सम, पाइराइट। फिर इसका होता है तीसरा जो है वो है फास्फोजिप्सम। फास्फोजिप्सम भी क्या है, एक प्रकार का मृदा सुधारक कहलाता है। इसके बाद जो है वो है गंधक, इसको हम सल्फर के रूप में लिखते हैं। गंधक का अम्ल, यानी गंधक का अम्ल जो है वो भी एक मृदा सुधारक की तरह कार्य करता है। द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी एक प्रकार का मृदा सुधारक होता है, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड। इसके बाद अपन बात करते हैं कैल्शियम क्लोराइड की। ये भी एक अच्छा मृदा सुधारक होता है कैल्शियम क्लोराइड। उसके बाद हम बात कर रहे हैं चूना पत्थर की। चूना पत्थर, इसे हम कहते हैं लाइमस्टोन। लाइमस्टोन, चूना पत्थर, ये होता है कैल्शियम कार्बोनेट। यानी चूना पत्थर जो होता है लाइमस्टोन कहलाता है, वैसे इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। उसके बाद है कैल्शियम पॉलीसल्फाइड। कैल्शियम पॉलीसल्फाइड, यानी कैल्शियम के जो 5 इसके साथ सल्फर जुड़े रहते हैं वो कहलाता है कैल्शियम पॉलीसल्फाइड। फिर है फेरस सल्फेट। इसका भी क्या है, अपन उपयोग करते हैं फेरस सल्फेट का मृदा सुधारक के रूप में। फिर अपना बचता है एल्यूमिनियम सल्फेट। लास्ट जो है वो है एल्यूमिनियम सल्फेट, मृदा सुधारक है एल्यूमिनियम सल्फेट। ये भी एक मृदा सुधारक की तरह कार्य करता है। इसकी फॉर्मूले की अगर हम बात करें, Al2SO4 का होल 5 और 18 अणु H2O इसमें होते हैं। तो इस प्रकार बच्चों ने देखा यहाँ पर कि जिप्सम, पाइराइट, फास्फोजिप्सम, गंधक, गंधक का अम्ल, द्रव सल्फर डाइऑक्साइड, कैल्शियम क्लोराइड, चूना पत्थर, कैल्शियम पॉलीसल्फाइड, फेरस सल्फेट तथा एल्यूमिनियम सल्फेट, ये सारे के सारे पदार्थ जो होते हैं वो मृदा सुधारक कहलाते हैं। यानी ये हम मृदा में उसकी क्षारीयता को सुधारने के लिए प्रयोग में लेते हैं। अब अपन बात करते हैं, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे जिप्सम के बारे में। जिप्सम किस प्रकार से मृदा की क्षारीयता को कम करता है, इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र कैल्शियम सल्फेट 2H2O होता है। इसमें कैल्शियम की जो मात्रा होती है वो 23.2% होती है, जबकि सल्फर इसमें 18.6% पाया जाता है और 21% इसमें जल पाया जाता है। तो अपन बात करते हैं, इसमें कैल्शियम की मात्रा की बात करें, कैल्शियम जो होता है इसमें 23.2% होता है, यानी 23.2% इसमें कैल्शियम पाया जाता है। सल्फर की अगर अपन बात करें
सल्फर इसमें 18.6% पाया जाता है। और लास्ट का जो होता है जल, जल की मात्रा इसमें जो होती है वो 21% होती है। ये इसका रासायनिक संगठन है, यानी जिप्सम में कैल्शियम, सल्फर और जल की मात्रा का अनुपात इस मात्रा में होता है। सबसे पहले सर्वप्रथम जो जिप्सम का प्रयोग किया गया था बच्चों, सर्वप्रथम भारत में इसका जो प्रयोग किया गया था मृदा सुधारक के रूप में, जिप्सम का प्रयोग मृदा सुधारक के रूप में वो किया गया था उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कब किया गया था? ये किया गया था 1942 में, यानी 1942 में JW लेदर द्वारा इसका प्रयोग किया गया। 1942 में JW लेदर वैज्ञानिक थे, इन्होंने सबसे पहले जिप्सम को यूपी में मृदा सुधारक के रूप में प्रयोग में किया था। इसके जो भंडार हैं, जिप्सम के जो भंडार पाए जाते हैं, अगर अपन इसके भंडार की बात करें, प्राकृतिक रूप से इसके जो भंडार होता है वो राजस्थान में, अगर अपन बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान में 4 जगह पर इसके भंडार पाए जाते हैं। कौन कौन से जिलों में? एक तो है बीकानेर, जोधपुर, नागौर और जैसलमेर। यानी ये जो 4 जो जिले हैं, यहां पर जिप्सम के प्राकृतिक भंडार पाए जाते हैं। जिप्सम जो होता है सबसे सस्ता मृदा सुधारक होता है, यानी आसानी से उपलब्ध हो जाता है और सस्ती मात्रा में मिलता है, इसलिए इसका प्रयोग सर्वाधिक किया जाता है। फिर अपन बात करते हैं कि इसका भी क्या है, कोई हानिकारक प्रभाव भी मृदा पर नहीं पड़ता। अब अपन बात करते हैं कि क्षारीय मृदाओं में जिप्सम की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है। क्षारीय मृदाओं में जिप्सम की अभिक्रिया, यानी जब हम जिप्सम को क्षारीय मृदाओं में डालते हैं तो ये मृदा की जो ESP का मान होता है, यानी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज जो होती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं विनिमय सोडियम प्रतिशतता जो होती है, उसको कम कर देता है। यानी जितनी सोडियम की मात्रा मृदा के कणों पर इकट्ठी होती है उसको ये कम कर देता है, जिससे मृदा की क्षारीयता कम हो जाती है और उसका pH मान भी घट जाता है और मैग्नीशियम और कैल्शियम की मात्रा जो है उस कणों पर बढ़ जाती है। तो ये जिप्सम जो होता है वो 2 प्रकार से, यानी मृदा में 2 प्रकार से क्षारीयता को कम करता है। पहले में तो ये क्या करता है, जब हम इसको डालते हैं तो ये मृदा कणों पर उपस्थित जो सोडियम की मात्रा है वो कैल्शियम सल्फेट, यानी कैल्शियम के द्वारा क्या हो जाती है, पृथक हो जाती है और सोडियम सल्फेट बन जाता है। जो सोडियम सल्फेट होता है घुलनशील होता है और अपक्षालन द्वारा वहां से पृथक हो जाता है, तो उसकी क्षारीयता कम हो जाती है। दूसरी जो अपन बात कर रहे हैं किस प्रकार से ये कम करता है, इससे क्षारीयता बढ़ जाती है उस मृदा की, तो सोडियम कार्बोनेट जो होता है, जब हम ये कैल्शियम सल्फेट डालते हैं तो सल्फेट उस सोडियम से क्रिया करके सोडियम सल्फेट को अलग कर देता है, जिससे वो अपक्षालन क्रिया द्वारा पृथक हो जाता है। अपन देखते हैं दोनों की अभिक्रिया किस प्रकार से होती है, यानी कैसे ये अलग करता है मृदा से। पहली अभिक्रिया में क्या होता है, जब कैल्शियम सल्फेट यानी जिप्सम की अभिक्रिया होती है, जिप्सम के रूप में है, मृदा के कण जो होते हैं, मृदा संकीर्ण जो होते हैं, जिसमें सोडियम धन आयन उपस्थित रहते हैं, ये सोडियम धन आयन है, मृदा संकीर्ण है। इस सोडियम धन आयन की क्रिया जब कराई जाती है तो क्या करते हैं, ये मृदा संकीर्ण से सोडियम धन आयन हट जाते हैं और कैल्शियम उसके स्थान पर आ जाता है। सोडियम सल्फेट जो होता है इससे मृदा कणों से पृथक हो जाता है, जिससे मृदा की क्षारीयता कम हो जाती है। तो इस प्रकार क्या होता है, ये सोडियम सल्फेट जो बनता है ये लीचिंग द्वारा मृदा में नीचे चला जाता है। पहला प्रोसेस तो ये होता है। दूसरा प्रोसेस में क्या होता है कि जो मृदा में सोडियम कार्बोनेट उपस्थित होते हैं, फ्री सोडियम कार्बोनेट जो उपस्थित होते हैं मृदा में, उससे ये कैल्शियम सल्फेट क्रिया करके इसके सोडियम को हटा देता है और कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। उसके साथ में सोडियम
सल्फेट बन जाते हैं। ये सोडियम सल्फेट जो होते हैं ये भी क्या होते हैं, घुलनशील होते हैं और अपक्षालन क्रिया द्वारा यानी वही लीचिंग प्रोसेस द्वारा कहाँ चले जाते हैं, मृदा में नीचे चले जाते हैं और पृथक हो जाता है और इस प्रकार से मृदा की क्षारीयता कम हो जाती है। बच्चों में अपन बात करते हैं जिप्सम की शुद्धता और उसकी महीनता की यानी प्योरिटी एंड द फाइनेंस, यानी वो कितना प्योर होना चाहिए और उसकी फाइनेंस यानी उसके कणों का आकार जो है वो कितना होना चाहिए। पहले अपन बात करते हैं जिप्सम की शुद्धता की। जिप्सम जो होता है वो कृषि कार्य में प्रयुक्त होने वाले जिप्सम की शुद्धता 80% से कम नहीं होनी चाहिए, यानी जो जिप्सम है वो 80% से कम शुद्ध किसी भी हालत में इससे कम इसकी शुद्धता नहीं होनी चाहिए। फिर अपन बात करते हैं इसकी महीनता की, इसकी कणों का आकार कितना हो। भारतीय मानक दंड के अनुसार जिप्सम की जो पूरी मात्रा है, जो कंप्लीट जो इसकी क्वांटिटी है वो 2 mm की जाली से गुजर जानी चाहिए और इसका 50% भाग जो होता है वो 0.25 mm की जाली से छन जानी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें 50% मात्रा जो है वो तो इतने mm कणों की हो सकती है, यानी इतने बारीक हो सकते हैं और 50% भाग जो है 2 mm के कण का आकार उसका हो सकता है। तो अगर अपन पूरे को छानेंगे तो 2 mm की जाली से तो ये सारे छन जाएंगे, लेकिन 0.25 mm की जाली से वही कण छनेंगे जो इतने आकार के होते हैं, यानी 50% भाग जो होता है वो 0.25 mm की जाली से छन जाना चाहिए। ये इसकी महीनता का एक यानी फाइननेस का अपन बात कर रहे हैं। फिर अपन बात करते हैं कि जिप्सम जो होता है उसकी किस प्रकार से ये क्या करता है, आवश्यक मात्रा इसकी मृदा में होती है, यानी मृदा में कितनी मात्रा इस जिप्सम की काम में ली जाए और इसकी मात्रा खेतों में कितनी डाली जाए उसकी अपन बात करते हैं। बच्चों में बात करते हैं कि खेतों में जिप्सम की आवश्यक मात्रा यानी कितनी मात्रा की उसको आवश्यकता होती है। तो साधारणतः वैसे तो मृदा का विश्लेषण करने के बाद ही पता चलता है कि इस मृदा में कितना जिप्सम हमें डालना पड़ेगा, लेकिन फिर भी साधारणतः 12 से 15 टन प्रति हेक्टर जिप्सम की आवश्यकता हमें उस खेत में पड़ती है। ये जो आवश्यक मात्रा है जिप्सम की वो किन किन बातों पर निर्भर करती है, यानी मृदा की कौन कौन सी बातों पर ये डिपेंड करती है। पहली जो बात है ये क्षारीय भूमि की प्रकृति की सीमा पर निर्भर करती है, यानी क्षारीय भूमि की प्रकृति कैसी है उसके आधार पर जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। वांछित सुधार की सीमा कितनी, यानी कितनी हमें उस सुधार की आवश्यकता है उस मृदा को, उसके आधार पर उसमें हम जिप्सम का प्रयोग करते हैं। भू सुधार के बाद उगाई जाने वाली फसलों के आधार पर, यानी उसमें कौन सी फसल हमें उगानी है उस हिसाब से उसमें जिप्सम की मात्रा डालनी पड़ती है। सुधार की जाने वाली मृदा की गहराई तथा मृदा संरचना को देखकर ही उसमें जिप्सम का प्रयोग किया जाता है और विनिमय योग्य सोडियम के प्रतिस्थापन स्तर पर भी सोडियम ये जिप्सम की मात्रा निर्भर करती है, यानी इसका सोडियम का प्रतिस्थापन कितना है, किस लेवल तक है, उस आधार पर इसमें जिप्सम डाला जाता है। तो इस प्रकार खेतों में जिप्सम की जो आवश्यक मात्रा है, कितनी कितनी मात्रा हमें डालनी है, वो इन निम्न कारकों पर निर्भर करती है। फिर हम बात करते हैं जिप्सम डालने का समय और ढंग क्या होना चाहिए। जिप्सम डालने का समय और ढंग, बच्चों जिप्सम जो होता है वो उसको डालने का सबसे उत्तम जो समय होता है वो होता है जून का महीना, यानी गर्मी का जब मौसम होता है उस समय जिप्सम को मृदा में मिलाने से उसका बहुत अच्छा फायदा मिलता है। और इसको जो मिलाने का मुख्य समय होता है वो है मानसूनी वर्षा शुरू होने से पूर्व, यानी जब मानसूनी वर्षा शुरू होती है, होने वाली होती है जून के महीने में, उस समय इसको मृदा में मिलाया जाता है। जिप्सम जो होता है वो ढैंचा की बुआई से पूर्व मृदा में मिला दिया जाना चाहिए, यानी ढैंचा जब हम बोते हैं उससे पहले ही जिप्सम को मृदा में डाल देना चाहिए। अगर हम धान की फसल बोते हैं तो धान की फसल उगाने से 10 से 15 दिन पहले ही इसको मृदा में मिला देना चाहिए और मृदा में मिलाने के बाद उस मृदा में यानी जो खेत है उसमें पानी भर देना चाहिए। पानी भर देने के बाद में क्योंकि खेत सूखा नहीं रहना चाहिए तो पानी उसमें भर दिया जाता है। इस प्रकार से हम जिप्सम को मृदा में डालते हैं और ये मृदा की क्षारीयता को खत्म करने का कार्य करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न यानी ऐसे प्रश्न जो बोर्ड में कई बार पूछ लिए जाते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। अब तक जो इस वीडियो में अपने टॉपिक को पढ़ा, जिन जिन बातों को अपने इसमें समझा है उसके अपन एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है यहाँ पर देखते हैं। पहला प्रश्न है क्षारीय मृदा सुधारकों के कोई 4 उदाहरण लिखिए, यानी क्षारीय मृदा में उसके सुधार के लिए जितने भी सुधारक काम में लिए जाते हैं उनमें से कोई 4 उदाहरण हमें लिखने हैं। जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखिए।
जिप्सम का रासायनिक संगठन लिखिए, यानी जिप्सम में सल्फर की, कैल्शियम की और जल की मात्रा कितने प्रतिशत होती है, वो उसका संगठन अपन को लिखना है। भारत में जिप्सम का प्रयोग भू सुधारक के रूप में सर्वप्रथम किसने किया, उस वैज्ञानिक का नाम हमें बताना है जिसने भारत में जिप्सम का सबसे पहले भू सुधारक के रूप में प्रयोग किया था। राजस्थान में जिप्सम के भंडार किन किन जिलों में पाए जाते हैं, यानी कौन कौन से ऐसे जिले हैं राजस्थान के जहां पर जिप्सम के प्राकृतिक रूप से भंडार पाए जाते हैं। क्षारीय मृदा में जिप्सम किस प्रकार अभिक्रिया करता है, क्षारीय जो मृदा है उसमें उसकी अभिक्रिया लिखनी है कि जिप्सम किस प्रकार से मृदा में अभिक्रिया को करता है। कृषि में प्रयुक्त जिप्सम की शुद्धता कितनी होनी चाहिए, उसकी प्रतिशत मात्रा हमें लिखनी है। जिप्सम की आवश्यकता, यानी जिसे अपन कहते हैं जिप्सम रिक्वायरमेंट, किन बातों पर निर्भर करती है, यानी किसी खेत में अगर हम जिप्सम डालें तो कितनी मात्रा हमें उस खेत में डालनी चाहिए ताकि उसकी क्षारीयता कम हो सके। तो ये जिप्सम की मात्रा जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करती है। क्षारीय भूमि में जिप्सम डालने का सबसे उत्तम समय कौन सा होता है। और अंतिम प्रश्न है, एक खेत में साधारणतः जिप्सम की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ प्रश्न है बच्चों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसका अभ्यास कीजिए। धन्यवाद।